नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आपके अपने चैनल अमोक क्लासेज में स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग टॉपर टॉपर की कॉपी की चर्चा कर रहे हैं जो जिन्होंने पीसीएस मेंस लिखा है और जो सिलेक्टेड है। ठीक है, इस आज की हमारी जो टॉपर हैं 2022 की टॉपर, 2022 पीसीएस टॉपर, क्या नाम इनका? निधि पटेल। निधि पटेल जी का जो रैंक रहा है 2022 में वो 15 रैंक रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आखिर उन्होंने किस प्रकार से इसका अपना आंसर लिखा और अपने आप को इतना बेहतर किया। अगर देखा जाए, क्योंकि ये जो टेस्ट है इन्होंने जो लिखा है, यूपीएससी हिंदी वाली जो कोचिंग थी उसी में उन्होंने अपना टेस्ट लिखा है और उसको इवेलुएट किया गया और ये फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें इन्होंने किस प्रकार से अपने आप को रिप्रेजेंट किया है, क्या लिखा है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। साथ ही दोस्तों, हम आपको बता दें, इस सेगमेंट में हम कई टॉपर की कॉपी रिकॉर्ड कर चुके हैं, डाल चुके हैं, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है अमोक क्लासेस। क्या है? अमोघ क्लासेस, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां पे जाकर आप बहुत से टॉपर की कॉपियां पा सकते हैं और अपने आंसर को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि टॉपर में और इसमें बस यही अंतर होता है, ये अपने आप को कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, लिखते सभी हैं। अभी इस बार भी लगभग 15,000 लोग मेंस लिखेंगे। अगर 15,000 मेंस लिखेंगे, होंगे कितना? केवल 1,000 यानी 947 लोग क्या होंगे? सिलेक्ट होंगे। क्यों 947 सिलेक्ट होंगे? वही 947 सिलेक्ट होंगे जो अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अपने आप को अच्छा बता पाएंगे। ठीक है, हमारा प्रयास यही है कि आप अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करिए और नंबर गेन करिए। ठीक है, देखिएगा, अब इनका जो पहला प्रश्न है इनके सामने, ये पोल्ट्री वाला सेगमेंट का प्रश्न है। क्या भारत के नीति निषेक तत्वों को परिवर्तनीय न होते हुए भी देश के शासन में मूलभूत है? चर्चा कीजिए। यानी कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी के बारे में पूछा गया कि किस प्रकार से परिवर्तनीय है, किस प्रकार से हालांकि परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी क्या है कि आपके लिए शासन के मूलभूत है। क्या लिखा उन्होंने? भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निषेक तत्वों का विस्तृत वर्णन है। नीति निषेक तत्व को लागू करने के संबंधी कोई भी अपील न्यायपालिका में नहीं की जा सकती, अर्थात यह परिवर्तनीय नहीं है, परंतु राज्य के नीति निर्माण में इसके संदर्भ में दृष्टिगत अनिवार्य है। अब देखना है कि अब इन्होंने जो लिखा, पहली चीज राइटिंग थी, कितनी गजब की राइटिंग लिखी है। पहली चीज राइटिंग अच्छी है। दूसरी चीज, कितना अच्छा इन्होंने विस्तृत बताया है कि किस प्रकार से क्या नीति निषेक तत्व का है, कहाँ संविधान में इसको लिखा गया। फिर आगे क्या लिखा? देश के शासन मूलभूत का क्या मतलब है? केशवानंद भारतीवाद के उन्होंने जिक्र किया। सोचिए, ये ऐसे केसेस होते हैं ना, अगर आप अपने आंसर में सुप्रीम कोर्ट का आंसर, किसी आयोग के टिप्पणी या फिर किसी केस को आप टिप्पणी कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपके आंसर में और खूबसूरती आ जाती है, चार चांद लग जाता है, जिससे क्या होता है, आपको और अच्छा नंबर गेन मिल हो जाता है। ठीक है, लिखा है कि मूल अधिकारों तथा नीति निषेक तत्वों के मध्य समन्वय को मूल ढांचे के अंग बताया गया। ठीक है, इसी क्रम में समय समय पर नीति निषेक तत्वों के निहित मूल्यों के आधार पर विभिन्न कानूनों के बनाकर इसका परिवर्तनीय सूचित किया गया। अब इन्होंने कुछ कानून बताया है, जैसे श्रम संहिता, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, भारतीय नीति निषेक तत्व, या फिर ये जो कुछ नियम है, इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश किया किस प्रकार से इसे सरकार ने किस प्रकार से नीति निषेक तत्वों को अपने शासन में मूलभूत बनाने की कोशिश की विभिन्न अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, इसमें कमेंट क्या है देखिएगा। इसमें एक कमेंट आया, देश के शासन में किस प्रकार से मूलभूत है, इस पर चर्चा कीजिए और कल्याणकारी राज्य के मूलभूत रूप में आप बताइए। खैर, ये सब बताने के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा, अगला है, भारतीय शासन प्रणाली की विधायिका कार्यपालिका की जवाबदेही कैसे सुनिश्चित करती है? आप इसको स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपको पता है 75 हम क्या पढ़ते होंगे कि क्या है, जो आपकी मंत्रिमंडल है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अब आपको यह बताना है कि आखिर लोकसभा के प्रति कैसे उत्तरदायी, इसके बारे में क्या है। भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली के प्रावधान है, ठीक है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका से चुनी जाती है और यह दोनों अंगों का मध्य सामंजस्य सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, परंतु कार्यपालिका तानाशाही की निरंकुशता जैसी प्रवृत्ति ग्रहण न करे, इस संदर्भ में विधायिका के प्रति क्या होती जवाबदेही सुनिश्चित की गई है। ठीक है, संविधान लिखा गया है, हालांकि इन्हें संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल लिखना चाहिए था, इन्होंने इस चीज को नहीं लिखा है। विधायिका निम्न प्रकार की कार्यपालिका की जवाबदेही होती है। किस प्रकार की जवाबदेही, इसे बताना है। क्या पर्याप्त वाद विवाद होता है, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है, संसद लाती है ना, फिर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अध्ययन प्रस्ताव के माध्यम से, ये ऐसे कुछ माध्यम है, और कुछ बजटीय नियंत्रण के माध्यम से, संसदीय समितियों के माध्यम से, या फिर पीठासीन अधिकारी के द्वारा बनाए गए संसदीय नियम के माध्यम से क्या करती है संसद, क्या काम करती है कि
कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है। यानी आप देखते हैं किस प्रकार से इन्होंने अपने आप को पैराग्राफ के माध्यम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब आगे चलते हैं, कुछ इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आंसर देखते हैं। जैसे आप देखिएगा, ये जो प्रश्न आपसे पूछा, वित्त आयोग की संरचना कार्यों का वर्णन करते हुए, एक सेकंड, वित्त आयोग की संरचना और कार्य को वर्णन करते हुए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश की चर्चा कीजिए। ठीक है, अब आपसे ये जो प्रश्न पूछा गया है, अब इसमें इन्होंने अपने फ्लो चार्ट देखिए किस प्रकार से उन्होंने बताया है कि वित्त आयोग है कहाँ पे, संविधान में कहाँ लिखा गया। क्योंकि आप भी जब आंसर लिखिएगा अपना, उसमें ये कोशिश करिएगा ऑथेंटिक सोर्स का मतलब ये हो गया, हमें वही आंसर लिखना है जहां आपकी, जैसे जैसे होता क्या है कि अगर आप लिख रहे हैं, मान लीजिए जब अगर आर्टिकल को उल्लेख कर दे रहे हैं, किसी अधिनियम से शुरुआत कर रहे हैं, किसी इंडेक्स से शुरुआत कर रहे हैं, तो अगर इस प्रकार से अगर आप आंसर की लिखते हैं तो स्वाभाविक है आप अच्छा खासा नंबर पाएंगे। और प्लस अगर आपने अपने बातों को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दिया, अगर फ्लो चार्ट दे दिया क्वेश्चन में, स्वाभाविक है तब फिर तो बढ़िया है। देखिए अब इन्होंने किस प्रकार से बताया है, संरचना बता दी है, एक अध्यक्ष होता है जो सार्वजनिक मालिक अनुभव होता है, एक न्यायाधीश योग्य व्यक्ति, वित्त लोक सेवा की जानकार होता है, शास्त्र का ज्ञान होता है, वित्तीय मामले की जानकार, 4 सदस्यों के बारे में बता दिया। ठीक है, इस प्रकार फ्लो चार्ट के माध्यम से अगर आपने बता देते हैं, प्लस इन्होंने जो कार्य बताया है, कार्य भी क्या कहा है, किस प्रकार से बुलेट पॉइंट के रूप में इन्होंने अपने आप से मतलब इसको बता दिया, और 15वें वित्त आयोग की क्या सिफारिश थी इसको इन्होंने बता दिया। अगर इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करते हैं तो स्वाभाविक है आपके आंसर में और ही अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ पिछली बार हम लोगों ने कुछ टॉपिक कॉपी देखे, जैसे मधुसूदन यादव जी का देखा था, चौहान जी का, तो इसमें हमने देखा था उन्होंने क्या स्टार टाइप संरचना बनाई थी। जैसे स्टार मतलब वैसे से हब मॉडल को बना दिया था। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे संरचना बना देते हैं मतलब फ्लो चार्ट के माध्यम से। कुछ भी करके आपको अपने आंसर को फ्लो चार्ट या अदर के माध्यम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप इस कॉपी को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल है अमोघ क्लासेज। क्या है? अमोघ क्लासेज। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल है, वहां पे जाके इसके विस्तृत आंसर पा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पूरे कॉपी का आंसर अगर डिस्कस किया जाए तो लगभग 1 घंटे लग जाएंगे। इतना टाइम ना तो आपके पास है ना मेरे पास है, मतलब कि मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि इतना डिस्कस करने का मतलब है कि आपको नजायज टाइम जाएगा। आपको मैं वैसे इतना रेफरेंस दे रहा हूं, आप इसे जाकर वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा काम है कि आपको सामने से रिप्रेजेंट करना कि किस प्रकार से टॉपर ने इसको अपने आप को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, देखिएगा अगला प्रश्न है आप सामने, अंतरराज्यीय परिषद की संरचना कार्य को बताते हुए प्रभावी उपाय को सुझाइए। मानी अंतरराज्यीय जो परिषद होती है उसके क्या कार्य होते हैं इसके बारे में बात करना है। तो उन्होंने क्या लिखा है, अंतरराज्यीय परिषद, लिखा क्या है इन्होंने, देखिएगा लिखा है अंतरराज्यीय परिषद राज्य परिषद के गठन संविधान के अनुच्छेद 263 से अंतर्गत है ना, 263 के अंतर्गत इसका गठन होता है और राज्यों के मध्य समन्वय, सहयोग और विवादों को सुलझाने हेतु एक मंच के रूप में किया गया है। ठीक है, इसकी संरचना के बारे में उन्होंने बताया है। क्या है, अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष कौन था, केंद्र सरकार के गृह मंत्री होते हैं। ठीक है, इसमें हालांकि इन्होंने गलत लिखा है, केंद्र सरकार गृह मंत्री नहीं पीएम होते हैं, शायद हो सकता है भूल चूक हो गई उनसे। ठीक, क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के 2 अन्य मंत्री होते हैं और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक होते हैं। इस प्रकार के संरचना वाला भाग है। और प्लस इसमें कमेंट किया गया, तो कमेंट में बताया गया कि किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। जैसे संरचना वाले में जैसे अध्यक्ष के और प्रधानमंत्री क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के जो जैसे जैसे जो यूटी है जो संघ शासित प्रदेश का विधानसभा है उसके मुख्यमंत्री होंगे, उसके प्रशासक होंगे, जहां मुख्य वहां पे विधानसभा नहीं है उसके प्रशासक मतलब जो उपराज्यपाल होते हैं वो हो सकते हैं, और कैबिनेट मंत्री 6 कैबिनेट मंत्री होते हैं। इस प्रकार की संरचना निर्माण होती है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। इनके क्या कहा है इसके बारे में बताया गया है। प्रभावी बनाने के उपाय क्या है इसके बारे में सुझाव क्या, नियमित बैठक सुनिश्चित हो, परिषद के आंतरिक लोकतंत्र का विकास किया जाए, अस्थायी सचिवालय का गठन हो और संबंधित भविष्य के कार्यकलापों की बैठक आदि संबंध में उपयोगी हो। इस प्रकार से इन्होंने इसका आंसर लिखा। इसमें इन्होंने कितने पाए, 3.25 नंबर पाए हैं। ठीक है दोस्तों, काफी अच्छा इनका सराहनीय प्रयास रहा है। और निष्कर्ष क्या लिखा इसको देखिएगा। चूंकि किसी भी आंसर में सबसे पहले क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद बॉडी होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है। आईबीसी, इसे आईबीसी कहा जाता है। आईबीसी में लगभग आपको आई में लगभग 20 से 25 वर्ड लिखना होता है। इसमें पूरा लगभग 70 से 75 वर्ड जैसे होता है उसको लिखना जाता है। इसमें लगभग आपको 25 शब्द लिखना होता है। ये 125 वर्डों की बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार जब आप लिखते हैं तो स्वाभाविक है आपको कंक्लूजन क्या मिल रहा है, कैसे निष्कर्ष, जब भी आप निष्कर्ष देंगे सकारात्मक निष्कर्ष रहेगा तभी वो प्रभावी रहेगा। ठीक है, देखिएगा अंतर संघीय व्यवस्था की सुदृढ़ता बनाने के समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा देने हेतु अंतरराज्यीय परिषद को प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यक है।
ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।